कृतिका के दोबारा होश में आने के बाद एक्सेल ने बता दिया उसने उसके मम्मी पापा का अंतिम संस्कार कर दिया है। पर इस बात पर कृतिका ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक्सेल भी उसकी मेंटल कंडीशन समझ रहा था। एक 18 साल की लड़की, किसी का हैरेसमेंट, अपनी माँ बाप की आंखों के सामने मौत और ड्रग्स का हाई डोज उसके दिमाग को अफेक्ट कर रहा था। वॉशरूम में जाकर कृतिका ने अपना चेहरा धोया और खुद को हंसता हुआ अक्स वो आईने में देखने लगी। ऐसा क्या देख रही हो? अब है कि है। अब रुकर और पछतावा करके क्या फ़ायदा? तुम अकेली हो चुकी हो। तुम्हारे माँ बाप को मार दिया गया और उसकी वजह तुम हो। तुम्हारी इस खूबसूरती ने तुम्हारे माँ बाप की जान ली है। अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। तुम्हें मरना होगा। तुम्हारी खूबसूरती दुश्मन है तुम्हारी। मार डाला तुमने अपने माँ बाप को। जोर से चिल्लाकर किटी अपनी मुट्ठियाँ आईने पर मारने लगती है। कोई होश नहीं था उसे और हाथ से खून भी निकल रहा था। आखिरकार आईना टूट जाता है, पर उन बिखरे कांच में भी अपना अक्स खुद पर हंसता हुआ महसूस होता है। उसी में से एक टुकड़ा मुट्ठी में भींचकर अपने चेहरे पर मारने लगती है, पर उससे पहले ही एक्सेल उसे पकड़ लेता है। कोको, खुद को संभालो। क्या करने जा रही हो? होश भी है उसका? एक्सेल बहुत गुस्से में था। किटी फूट फूट कर एक्सेल के बाहों में रोने लगती है। मैंने मारा मम्मी पापा को। सब मेरी वजह से हुआ है। अकेली हो गई हूँ अब। मुझे भी उनके पास जाना है। टूट चुकी थी वो एक्सेल उसे बाहर लेकर बेड पर बिठा देता है। किसने कहा तुम अकेली हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ। वादा किया था मैंने तुम्हारी मम्मा से। हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तुम चाहती हो मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर उनसे किया वादा तोड़ दूँ? बाकी सब छोड़ो। अगर वो इस वक्त तुम्हें देख रहे होंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? एक्सेल उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और इसका फ़र्क भी किटी पर पड़ रहा था। वो शांत होकर एक्सेल को सुन रही थी। अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो वो भी रोएंगे, इसलिए तुम्हें खुश रहना होगा ताकि वो भी तुम्हें देख खुश रहेंगे। ऐसा मत सोचो कि वो कहीं छोड़ कर गए हैं। वो तुम्हारे साथ यहाँ हैं। उसके दिल पर उसका हाथ रखा। किटी उसे गले लगा लेती है तो एक्सेल भी उसे बाहों में भरकर सहलाने लगता है। किट्टी के सोने के बाद एक्सेल उसके हाथ पर पट्टी कर देता है। सब पूरी चीज़ें भूलकर सोनू फिर से पहले वाली सोनू बन गई थी और वंश के साथ उसने हॉस्पिटल को ही घर बना लिया था। सोफे पर बैठा अंश उसको खुश देखकर मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। तभी एक नर्स हाथ में सामान लिए अंदर आती है और डरते हुए धीमी आवाज़ में कहती है, ड्रेसिंग का टाइम हो गया है। अंश अपना काम छोड़कर सामान खुद लेकर नर्स को बाहर जाने को बोलता है। उनका काम ही ऐसा था कि अंश और वंश के साथ बाकी लोग भी मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अब वंश की चोट सोनू से छुपाना मुश्किल था, इसलिए अंश को फैसला लेकर वंश की शर्ट निकालनी पड़ती है। वंश के पेट पर लगी पट्टी देख सोनू वैसा ही रिएक्ट करती है जैसा उन्होंने सोचा था। आपने झूठ बोला मुझसे। देखिए कितना लगा है और खून भी आ रहा है, वो रोते हुए कहने लगी। तो ड्रेसिंग छोड़कर दोनों को पहले उसे संभालना पड़ा। छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। और तुम्हारा वंश तो कितना स्ट्रांग है, तुमने उसकी बॉडी देखी है ना? अंश की बात पर सोनू ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो मेरी बॉडी को इतनी छोटी सी चोट से कुछ नहीं होगा और दर्द तो बिल्कुल भी नहीं है, वंश ने कहा तो सोनू शांत हो गई। अंश ड्रेसिंग करने लगा तो दवाई की जलन से वो सिसक भी नहीं सकता था। अब अपनी प्रिंसेस से झूठ जो बोला था। नकली मुस्कान के साथ वो सोनू को देख रहा, जिससे सोनू को यकीन हो गया दोनों झूठ नहीं बोल रहे। अंश सोनू के पास ड्रेसिंग के लिए आया और उसकी शर्ट उतारने लगा तो सोनू को शर्म आने लगी। ये देखकर वंश हंसने लगा, पर जल्दी उसकी मुस्कान उसके घाव देख गायब हो गई। उसके हाथ की मुट्ठियाँ बन गईं। अंश ने सब पट्टियाँ उतारी और दवाई लगाने लगा, जिससे सोनू को जलन होने लगी थी।
आंखों में से आंसू बह रहे थे, जिसे देख दोनों भाई दवाई लगाई जगह पर फूंक मारने लगे। सोनू को राहत तो मिल रही थी, पर दर्द ज़्यादा था, इसलिए अंश ने जल्दी से ड्रेसिंग कर नर्स को बुलाकर उसे पेन किलर का इंजेक्शन लगाया। सोनू सो गई तो वंश भी सुकून के साथ सो गया और वह अंश अपने काम में लग गया। रात का वक्त कृतिका को एक्सेल के साथ चौहान मेंशन में ही भेज दिया था, क्योंकि अब वो पूरी तरह उनकी जिम्मेदारी थी और किट्टी के लिए एक्सेल की फीलिंग समझकर उसे ही अंश ने किट्टी का गार्डियन बना दिया था। अंश, जैक और एक्सेल पहुंच जाते हैं अपने सुनसान इलाके वाले घर के बेसमेंट में, यानी डेविल की हेल में, जहाँ एक ब्लैकमैन हाथ में बड़ा सा हॉकी स्टिक लिए खड़ा था। उसके सामने कम से कम 30 लोग थे, जिन्हें बर्फ़ की सिल्लियों के ऊपर खंभों से बांधा गया था, जिनमें शेरा, किशोर और कावेरी भी शामिल थे। हर एक घंटे में उनके ऊपर गर्म नमक वाला पानी गिराया जाता, जिनके जख्म पर पड़ते ही वो लोग जान लगाकर चिल्ला पड़ते। आवाज़ वहाँ से बाहर जाना मुश्किल था, इसलिए उन्हीं की आवाज़ से उनके कान फटने लग जाते। जीते जी यह नर्क का नज़ारा था। अंश और जैक एक सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और एक्सेल पहुंचता है शीरा की खातिरदारी करने। जितना दर्द उसने अपनी कुकू के चेहरे पर देखा, उतना ही वो शीरा को देना चाहता था। ऑलरेडी इतने टॉर्चर के बाद एक्सेल की मार से शीरा बेहोश हो जाता है। उसको देखकर कावेरी और किशोर थर-थर कांपने लगते हैं। नेल्सन, अंश ने उस ब्लैक आदमी से कहा, जो जैक का खास बॉडीगार्ड था। जैक के ऑर्डर को फॉलो कर वो कल रात से सबको टॉर्चर कर रहा था। नेल्सन ने बिना कुछ कहे एक गर्म की गई तलवार अंश के सामने की और किशोर को जाकर रिहा कर दिया। किशोर लड़खड़ाते कदमों से जाकर अंश के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, पर अंश की आंखों के सामने सोनू का चेहरा आ गया और साथ ही जब उसने उसे खून से लथपथ हालत में देखा था, उसके बिना रहम दिखाए किशोर के मुंह पर लात मार दी और उसके हाथ पर पैर रख खड़ा हो गया। अब कहाँ गई तेरी वो मर्दानगी जो तू मेरी प्रिंसेस के सामने दिखा रहा था? इसी हाथ से तूने उसे छुआ ना, इसी हाथ से उसके शरीर और उसके मासूम मन पर जख्म दिए ना। किशोर का हाथ उस गर्म तलवार से एक झटके में काट दिया, जिसे देख सबका दिल दहल गया और किशोर दर्द से तड़पने लगा। रुक जाओ, छोड़ दो मेरे भाई को। क्यों उस बाजारू लड़की के लिए ऐसा कर रहे हो, जो एक साथ 2 लोगों को बिस्तर पर लेकर सोती है? कावेरी ने गुस्से में चीखते हुए कहा। जैक उठा और उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ लिया। तू तो बड़ी साथी सावित्री है, जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर आई है, और उसकी क्या चिंता करती है? अपनी कर, क्योंकि इसके बाद तेरा ही नंबर है। यहाँ कोई लड़की तो फिलहाल मौजूद नहीं है, तो क्यों ना मैं ही तेरे साथ शुद्ध आरंभ करूँ। जैक ने अपना बेल्ट उतारा और कावेरी के बदन पर मारते हुए कहा, मैंने सुना है ठीक इसी तरह तू भाभी को भी मारती थी, तो बता अब कैसा लग रहा है? मज़ा तो आना चाहिए, और खुशी भी जैसे मारते वक्त होती थी तुझे। कावेरी चीखने लगती है, जिसे सुन जैक अपने कान पर हाथ रख लेता है। लुक अंश, सब तुम्हें डेविल कहते हैं, पर ये तो चिल्लाते हुए एक राक्षस से कम नहीं लग रही। चिल्ला और चिल्ला, क्योंकि मुझे लोगों की चीखें बहुत पसंद है। उसने फिर से मारना शुरू कर दिया और जब वो बेहोश हुई तब वो भी अंश के पास जाकर बैठ गया। किसी को भी मरने मत देना और भूखा प्यासा रखना, जब तक ये एक दूसरे को नोच कर ना खाएं। इनके मरने के बाद जगह को आग लगाकर जला देना, अंश ने कहा और तीनों वहाँ से निकल गए। रात का वक्त एट हॉस्पिटल एक मास्क पहना इंसान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। यस मैम, ही इज़ हियर। ओके मैम, कहकर उसने कॉल कट किया और छुपते छुपाते अंदर दाखिल हुआ। एक वार्ड के बाहर पहुंचकर उसके अंदर झांक कर देखा तो कोई नर्स मौजूद नहीं थी। उसी समय वहां किसी की आहट हुई तो वो जल्दी से वार्ड में घुस गया। बाहर एक गार्ड उबासी लेते हुए आकर खड़ा हुआ, जैसे अभी अभी कहीं जाकर आया है। अंदर गए आदमी ने कांच में से बाहर झाँक कर देखा और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया।
वो कोर्ट की तरफ मुड़ गया। शैन अब भी बेहोश ही था। उस आदमी ने देरी न करते हुए उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया। शैन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो मशीनों से आवाज़ आना शुरू हो गया। बाहर खड़े गार्ड के कानों में आवाज़ पड़ते ही वो दरवाज़ा खोलने लगा, पर लॉक होने के कारण वो खुल नहीं पाया। उसी वक्त हाथों में सलाइन की बोतल ले आता है। डेविड ये देख सदमे में आ गया। उसने दरवाजे पर धक्का मारना शुरू कर दिया। जैक और अंश भी शेन को चेक करने आए थे, पर डेविड को दरवाज़ा तोड़ते हुए देख वो भी उसकी मदद करने लगे। आखिरकार तेज धक्के के बाद दरवाज़ा टूटा तो देखा शेन लंबी सांसें लेने की कोशिश कर रहा है। जैक ने उसके पास पहुंचकर मास्क लगाया और डॉक्टर को बुलवाकर चेक कराया। जैक का गुस्सा फूट पड़ा था उस गार्ड्स पर जो शेन के लिए बाहर खड़ा किया गया था। डेविड ने देखा खिड़की खुली है, इसका मतलब वो यहीं से भागा। जाकर पार्किंग की फुटेज निकालो और घर जाने की तैयारी करो, अंश ने साइड में खड़े होकर कहा। 1 घंटे में ही सब मेंशन पहुंच गए। वंश और सोनू तो सोए हुए ही थे जब उन दोनों को घर लाया गया। वंश बेड पर ना सोकर सोफे पर सोने लगा ताकि दोनों आराम से सो पाए और एक दूसरे को धक्का न लगे। शेन के लिए एक नर्स जान हथेली पर रख यहाँ आई थी और जो हॉस्पिटल में हुआ उसके बाद तो वो और भी डरी हुई थी कि उससे गलती ना हो कोई। जैक डेविड के साथ बैठकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, भले ही वो उसे रत्ती भर भी पसंद नहीं करता था। सुबह तक दोनों ने ढूंढ निकाला था किसने शैन को मारने की कोशिश की। जैक ने अपने डैड को फ़ोन मिला दिया। तुम इंडिया में क्यों हो और जाने से पहले बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। जब मैंने कहा माफिया मीटिंग अटेंड करो तब तो तुमने मना कर दिया था। सामने से उसके डैड ने थोड़े गुस्से में कहा। मैंने आपकी शिकायतें सुनने के लिए कॉल नहीं किया। अपनी वाइफ से कहिए मुझ पर नज़र रखना बंद करे, वरना मुझे उसे बर्बाद करने में वक्त नहीं लगेगा। अगर इस बार उस औरत ने मेरी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं सब खत्म कर दूंगा। जैक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वॉट हैपेंड सन, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्या किया एंजेला ने? उसके डैड की बातों में नरमी आ गई थी। उसने शैन पर अटैक करवाया। क्या तुम्हें वो मिल गया? उसके डैड खुशी से बोले। यस डैड, वो मिल गया, लेकिन जैक ने खुशी से आंखों में आंसू ले लिए। लेकिन क्या सन? जैक ने सब कुछ अपने डैड को सुनाया। जो इस पर उन्होंने कहा, जल्दी से उसे घर ले आओ, हम दोनों मिलकर उसे मनाएंगे और एंजेला की चिंता मत करो। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारा बाप भी माफिया है जो उसकी जान लेने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। वहीं दुबई में जब अपने पति जेनिफर के मुंह से ऐसी बात सुनी तो एंजेला डर गई और दरवाजे के पीछे छुपकर सुनने लगी। ओके डैड, मैं वापस आकर आपसे बात करूँगा। रखता हूँ। जैक ने फ़ोन रख दिया और सोफे से उठकर अपने सामने बेड पर लिटाए शेन के पास जाकर बैठा। कितना परेशान करोगे, अब उठ भी जाओ शैन। जैक ने प्यार से उसके बालों में हाथ फिराया। शेन के हाथों में हलचल होने लगी और पलकें भी हिलाने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने जैक का चेहरा देख उसने फिर से आंखें बंद कर दूसरी ओर घुमाया। सपना नहीं, सच में तुम्हारे सामने हूँ, जैक ने कहा तो शैन ने हैरानी से फिर से सामने देखा। कुछ ही पलों में उसे यकीन हो गया था उसके सामने सच में जैक ही है और यही बात उसने अपने मन में दोहराई। आंखों की रेशें गुस्से में लाल हो गई थी और नफरत से उसने अपना सर फिर से घुमा लिया। सोनू और वंश खुद को घर पर देख हैरान थे। वहीं सोनू को जैसे ही पता चला किटी यहीं है, वो फ़ौरन उसके कमरे को ढूंढते हुए चली गई। किटी, जो बेड पर बैठकर एक्सेल से खाना खाने के लिए मना कर रही थी, सोनू को दरवाजे पर देख ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सोनू ने भागकर उसे गले लगा लिया, जिसमें किटी की पकड़ से उसके जख्मों में भी दर्द होने लगा था। पर उसे इस बात से ज़्यादा किटी की फिक्र थी। उसने मम्मा पापा को मार दिया सोनू, मार दिया उसने। सोनू ने ये सुना तो वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अंश भी अंदर आ गया और दोनों को रोता देख कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब तक किटी अपने दुख को बाहर नहीं निकालेगी खुश नहीं रह पाएगी और सोनू उसे अच्छे से संभाल भी सकती है। रो मत किटी, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सोनू ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तू ही तो हमेशा कहती ना
हम सिर्फ दोस्त नहीं बहनें। और आंटी भी यही कहती थी। तो अपनी बहन के लिए प्लीज़ शांत हो जा, सोनू ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तू भी तो रो रही है मेरी वजह से, किट्टी ने भी उसके आंसू पोंछे। देखो किट्टी, तुम्हारी नाक हमेशा की तरह फिर से लाल हो गई, सोनू ने कहा। तो किट्टी ने अपनी नाक को छुआ और सोनू को घूरते हुए देखा। तो तुम्हारी भी कौन सी ठीक है। कुछ ही पलों में दोनों रोते हुए हंसने लगी और फिर से गले लग गई। अंश और एक्सेल ने राहत की सांस ली, क्योंकि किट्टी सोनू के साथ रहने से हंसने लगी थी। चेहरा घुमा लेने के बाद खत्म नहीं हो जाती शैम, जैक ने उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा। तो उसकी आंखें देखकर उसके दिल में तेज दर्द उठा। इतनी नफरत हो गई कि देखना तक नहीं चाहते। 4 सालों से ज़मीन आसमान एक कर तुम्हें ढूंढने के लिए, क्या इन दिनों तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया। शेर ने कोई जवाब नहीं दिया और नजरें घुमाकर उठने की कोशिश करने लगा। लेटे रहो, इतनी भी ताकत नहीं है कि अभी दौड़ने लग जाओ, उसके कंधों को पकड़कर वापस लिटाते हुए कहा। हियर इज़ योर फेवरेट पास्ता, डेविड ने खुशी से अंदर आते हुए कहा। पर जैक को देख सीधा खड़ा हो गया और चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल दिए, क्योंकि जैक उसे कहा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। ये बात शैन ने भी नोटिस की। डेविड, मेरी हेल्प करिए, शैन ने पहली बार जैक के सामने कुछ बोला, जिसे सुन उसकी नज़र डेविड से हटकर शैन पर चली गई। डेविड ने आकर उसे बैठने में मदद की। इस दौरान जैक बिना कुछ कहे उसके पास बैठकर उसे ही देख रहा था। 4 सालों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिली, और वो भी मेरे लिए नहीं थी। इतने बदल गए हो तुम। जो नज़रें कभी मुझे देख शर्म से झुक जाया करती थी, आज उन्हीं में खुद के लिए नफ़रत देख रहा हूँ। जो दर्द इन 4 सालों में नहीं हुआ, उतना इन कुछ लम्हों में हो रहा है। ऐसे मत करो कि मैं कोई अनजान हूँ तुम्हारे लिए। अपनी बातें दिल में दबाकर खुद से ही कह दी। डेविड ने पास्ता स्पून में भरकर उसके सामने किया। तो जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया। शेन ने ना में उस तरफ देखा और कुछ ना बोला। डोंट यू नो दैट वो अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, उसके लिए अनहेल्दी फूड ठीक नहीं है। सॉरी बॉस, लेकिन शेन खाने के मामले में बहुत चूज़ी है। वो नहीं खाएगा जो उसे पसंद है, वरना खाएगा ही नहीं, डेविड ने खड़े होते हुए जवाब दिया। जैक को बहुत गुस्सा आ गया था। ये लड़का उसकी शेन की पसंद नापसंद के बारे में भी जानता था। डेविड का जैक से इतना पोलाइटली बात करना और जैक का जॉन मेंशन में होना शैन को हैरान कर रहा था। जो भी हो, गो एंड गेट अ हेल्दी फूड, जैक ने उसकी बातें सुनकर कहा। डेविड, मैं यही खाऊंगा, शैन कहा। तो जैक उसे घूरते हुए अपने मन में ही, सिद्धि अब तक नहीं बदला, जिस बात के लिए मना करो वो करनी ही है। वो उठकर खड़ा हुआ और जाते हुए कहा, ये दूसरा खाना भिजवा रहा हूँ। लगता है जैक बॉस को तुम में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है। देख लो कहीं मुश्किल में ना पड़ जाओ, तुम्हारे पीछे तो लाइन ही लगी हुई है। जैक के जाने के बाद डेविड ने मजाकिया अंदाज में कहा। शट अप, शैन ने उसे घूरा। मेरा फ़ोन कहाँ है। हाँ ये लो, कियारा से बात कर लो, कल से फ़ोन आ रहे हैं। पर मैंने बात को टालकर झूठ बोल दिया। थैंक्स उन्हें कुछ न बताने के लिए, शैन कियारा का नंबर डायल करते हुए कहा। जैक जैसे ही बाहर आया, अंश दरवाजे पर ही मिल गया। क्या हो रहा है अंदर। मिस्टर जैक को किसी की इतनी चिंता हो रही है, क्या बात है। आज चेहरे की चमक बता रही है कुछ खास मिल गया है तुम्हें। खास ही है वो मेरे लिए, तो 4 सालों बाद आखिरकार मिल गया। जैक ने एक मुस्कान के साथ अंश के गले में हाथ डालकर चलते हुए कहा। इसका मतलब शैन ही वो लड़का है जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे थे। हाँ वही है, माई हार्ट, जैक ने दिल पर हाथ रखकर कहा। मरने की हालत में मिला था वो डेविड को। अंश ने अपने कदम रोककर उसकी तरफ देख थोड़ी टेंशन में कहा। तो जैक हैरानी से उसे देखने लगा। यही वजह है उसे मुझसे इतनी नफरत हो गई है। जिसने भी उसके साथ ये किया, उनको खुद अपने हाथों से शैन को सौंप दूंगा, जैक ने कुछ सोचते हुए कहा। अंकल जानते हो इसके बारे में कुछ। अंश ने कुछ वक्त बाद कहा। जैक ने कहा, हाँ वो सब जानते हैं, उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है। अंश ने कहा, और आंटी, मुझे बस डैड से फ़र्क पड़ता है, बाकी कौन क्या सोचता है मुझे उससे मतलब नहीं, जैक ने बेपरवाही कह दिया। अंश ने कहा, मुश्किल है सब कुछ, खास कर कियारा नोच डालेगी जंगली बिल्ली की तरह जो भी शैन की हालत का जिम्मेदार था।
जैक ने कहा, तू बता रहा है या डरा रहा है? हिम्मत दे मुझे, मैं इकलौता दोस्त हूँ जो तेरे जैसे डेविल को संभालता है। अब कियारा हो या शैन, दोनों को मना ही लूँगा। और तू कह रहा था ना तुम दोनों के साथ रहने आ जाऊँ, तो अब सोचा है रुक ही जाता हूँ। तुम्हारे पास आखिरकार 4 सालों से दूर हैं हम। अच्छा बेटा, हमारे लिए या अपने लिए? अंश ने कमर पर हाथ रखकर कहा। तो जैक ने दांत दिखा दिए। सोच ले वंश को क्या जवाब देगा। सोचना क्या है, अपनी हरकतों की वजह से वो फिलहाल मेरी मुट्ठी में है। जैक ने आई विंक करते हुए कहा तो अंश गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराने लगा। आ गई यार, क्या आपकी एक बहन भी है? कियारा ने फ़ोन पर कहा, जो इस वक्त स्पीकर पर था, जिसे डेविड भी सुन रहा था। सॉरी दी, वक्त नहीं मिला आपसे बात करने का। बताओ कैसी हैं आप? शैन ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम इतने लो साउंड क्यों कर रहे हो? कियारा की बात से शैन की आंखें मींच ली। अरे कियारा जी, क्यों चिंता करती हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं आपके छोटे भाई का ख्याल रख सकता हूँ? डेविड ने बात को घुमाते हुए कहा। अरे डेविड जी, आप पे भरोसा तो छोड़ा हुआ है उसे। कियारा ने भी उसी ढंग से कहा। पर क्या करूँ, चिंता है मुझे अपने भाई की। जो पहले उसके साथ हुआ है वो दोबारा ना हो बस, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। दी प्लीज़, रात को लेट सोया था इसलिए अभी आंखें खुली और पहले आपको कॉल किया। मैं ठीक हूँ और आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। मीटिंग के बाद हम वहीं आ रहे हैं, शैन ने कहा। तू कहता है तो मान लेती हूँ, वैसे भी बातें छुपाना बहुत अच्छे से आता है तुझे। रखती हूँ, ख्याल रखो दोनों। कियारा ने थोड़ी नाराज़गी से कहकर फ़ोन रख दिया। बातें छुपाना तो नहीं चाहता, पर आप मेरी वजह से हमेशा परेशान रहती हो, शैन ने फ़ोन को देखते हुए कहा। डेविड ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तभी एक सर्वेंट नाश्ते की ट्रॉली लेकर आ गई, जिसमें सब हेल्दी फूड था। देख लो शैन, जैक बॉस तो सच में सीरियस है, डेविड ने थोड़ी परेशानी से कहा। कुछ भी मत बोलिए डेविड, और ये बताइए वो यहाँ आई मीन चौहान मेंशन में? शेन ने क्यूरियोसिटी से पूछा। वो बिग बॉस के बेटे हैं और हमारे बॉस के बचपन के दोस्त। पहले तो तीनों साथ ही रहते थे, पर पिछले 4 सालों से वो कहीं चली गई थी या फिर अकेला रहना चाहते थे। आई डोंट नो, तुम नाश्ता कर लो, डेविड ने कहा। उसकी बातें सुन शैन ने कोई रिएक्ट नहीं किया या फिर अंदर चले जाए जज्बातों को चेहरे पर लाना ही भूल चुकी थी। वंश को एक सर्वेंट ने स्पंज बाथ दे दिया था और सोनू को खुद नहलाने के लिए बाथरूम में ले गया। उसने सोनू को अनड्रेस करके खाली बाथटब में बिठा दिया और जख्मों को छुए बिना उसे साफ करने लगा। अपने जख्म देखकर एक बार फिर सोनू की आंखें पनीली हो चुकी थी। तुम्हें वंश ने समझाया था ना, फिर क्यों रो रही हो? अंश ने उसके गाल को हल्के से चूमकर कहा। सोनू ने अपने आंखों में आंसू ही रोक दिए और अंश की तरफ देख मुस्कुराने लगी। अंश ने उसकी मुस्कान देख आंखों के नीचे सॉफ्ट किस कर दी। सोनू ने आंखें बंद कर उसके सर के पीछे हाथ लगा दिया। अंश समझ गया वो चाहती है, इसलिए उसने सोनू के चेहरे को हाथ में भरकर उसके दोनों गाल गहराई से चूमे। सोनू ब्लश करने लगी। अंश दूर होकर उसका चेहरा देखने लगा। सोनू को जब एहसास हुआ अंश कुछ नहीं कर रहा, उसने आंखें खोल अंश को देखा, जो डिमांड कर रही थी। अंश ने अपनी टी-शर्ट निकाल दी और बाथटब में जाकर बैठा, जिसमें अब भी बहुत जगह बची हुई थी। उसने सोनू को अपने ऊपर बिठाकर पैर कमर पर लपेट लिए, जिसके लिए सोनू ने भी आनाकानी नहीं की। वो अंश के गले में हाथ डालकर बिल्कुल चिपक गई थी। अंश ने कहा, बच्चा। अंश ने कहा, किस मी प्लीज़। इसके बाद सोनू थोड़ी सी शर्माई और शर्माते शर्माते ही वो बाथरूम से निकल आई, जहाँ पर सब लोग बैठकर उसी का इंतज़ार कर रहे थे। फर्स्ट एड लाकर उसने ड्रेसिंग की, जिसमें सोनू को फिर से जल रहा था और उस वजह से अपने डेविल और प्रिंस दोनों को ही नाखूनों से नोच डाला था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दवाई लेने की वजह से सोनू की आंखें भी फिर से भारी होने लगी थी। अंश ने वंश की ही वहाँ पड़ी शर्ट उसे पहना दी। मैं कल की मीटिंग की तैयारी के लिए जैक के साथ हूँ, अंश ने कहा।
ठीक है, मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना, वंश ने कहा। हाँ, पर फ़िलहाल तुम्हें अच्छे से आराम करने की ज़रूरत है और कुछ दिन वहीं रहो, अंश ने कहा और उसके फ़ोरहेड पर किस करके कमरे से कुछ फाइल्स लेकर बाहर चला गया। वंश ने अपनी मासूम सी गुड़िया को देखा और हल्के से उसके होठों को चूमकर बाहों में भर लिया। सोनू तो पहले ही सो चुकी थी। अब वंश की भी आँख लग गई। वंश और सोनू की आंखें तब खुलती है जब अंश आकर उन्हें रात के डिनर के लिए उठाता है। आज सबका नीचे डिनर करने का ही प्लान था, इसलिए डेविड शैन को भी नीचे ही ले आया था। शैन भैया, आपको मेरी वजह से इतनी चोट लग गई, सोनू ने उसे देखते ही गले लगाते हुए कहा। अपने दोनों बॉस को सामने देख शैन ने अपना टोन निकला। भले ही वो नाराज़ या गुस्सा नहीं हुए थे, पर शैन को थोड़ा डर लग रहा था। उसने सोनू को कंधे पर टेप करते हुए कहा, ये मेरा काम है मैम, और आप भूल गई मैंने आपको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है, तो इसके लिए मुझे मरना भी मंजूर है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे। सोनू दूर हुई और अपने हाथ में लाई वॉच को उसे पहनाते हुए बोली, कभी आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, आपकी बहन भी अपनी जान देकर वो करेगी। मैम, प्रिंसेस सोनू आवाज़ शेन, एक्सेल, अंश, वंश, किटी की थी जो एक साथ आई थी। सॉरी, सोनू ने फ़ौरन कान पकड़ लिए। चलो डिनर कर लो, बातें बाद में भी होती रहेंगी, जैक ने थोड़ी नाराज़गी से कहा और खुद सबसे पहले एक चेयर पर जाकर बैठ गया। बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। शैन और डेविड जैक के सामने ही बैठे थे, जिन्हें वो गुस्से से घूर रहा था। साथ ही अपने मन में कपल वॉच, इनके हाथ में एक जैसी वॉच। कहीं मैं जो देख और सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं? कहीं शैन उसके साथ आगे तो नहीं बढ़ गया? नो, अपने मन में ही चिल्लाकर वो कहता है, मुझे उससे बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। इतनी आसानी से सब खत्म नहीं कर सकते तुम। मैं आज भी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। ओ मिस्टर, जैक खाना खाने के लिए होता है, उसके साथ भी मारने काटने वाला गेम मत खेलो, वंश ने उसे टोका। तब उसका ध्यान प्लेट में गया जिस पर वो नाइफ और फोक मार रहा था। सबका ध्यान अपनी ओर पाकर वो सीधे तरीके से खाने लगा। सोनू के दोनों हाथ में चोट होने के कारण दोनों भाई बारी बारी उसे खिलाते हुए खा रहे थे। एक्सेल भी किट्टी को खिलाना चाहता था। वो अपने मन में यही सोच रहा था। अपने कमरे के फ्लोर पर बैठ किटी पेपर पर पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर रही थी, या यूँ कहो तो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रही थी। अब तक उसने पूरे कमरे में कागज़ को मोड़कर फेंक रखा था। न हाथ रुक रहे थे, न आंखों के आंसू। फिर से एक कागज़ को मोड़कर पीछे फेंका जो एक्सेल के पैर से लगा, तो उसने झुक कर उसे उठा लिया और खोलकर देखा तो तालाब किनारे बैठी शैडो बनाई गई थी। कुकू, उसने किट्टी के पीछे बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं क्या करूं अभी, कितनी ही कोशिश कर लूं, कुछ भी भूल नहीं पाती। उसकी गंदी छुअन अब तक खुद पर महसूस होती है। ऐसा लगता है अभी उसने मेरे सामने ही मम्मा पापा को मारा। रात को नींद नहीं आती, सपनों में भी यही सब दिखता है। शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा तुम्हारा दर्द, क्योंकि मैं इस दर्द से कभी गुजरा ही नहीं, और इस दर्द से गुजरने के लिए माँ बाप होने भी ज़रूरी होते हैं, एक्सेल ने कहा। तो किट्टी हैरानी से उसे देखने लगी। मुझे तो पता भी नहीं माँ बाप होते क्या हैं। मैं किसका बच्चा हूँ? जब से होश संभाला खुद को ऑर्फन एज में पाया, कोई नहीं था मेरा कहने के लिए। मुसीबतों में भी खुद ही लड़ा और दर्द से भी। यहाँ इस घर में तुम जितने भी लोग देख रही हो ना, वो भी मेरी तरह ही हैं, किस्मत के मारे। लेकिन किसी से हार मान कर रोना नहीं सीखा। अपनी जगह और पहचान खुद बनाई कि आज कोई भी हमारे सामने सर झुकाने को मजबूर हो जाता है। लेकिन तुम अब भी अकेली नहीं हो, ये सब लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और सोनू मैम, वो तो तुम्हें अपनी बहन मानती हैं, उनका भी तो कोई नहीं है। और कैसी रही उनकी लाइफ, इससे तो तुम अनजान नहीं हो ना। जैसे वो सब भूल कर आगे बढ़ी हैं, वैसे तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई प्रॉमिस, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। किट्टी अपना सर उसके कंधे पर टिकाकर चेहरे को ध्यान से देख रही थी। मैं कल से एक नई शुरुआत करूंगी, किट्टी ने कहा। डैट्स लाइक माई गर्ल, उसने किट्टी के फोरहेड पर किस कर लिया। चलो अब सोना चाहिए, बहुत लेट हो गया।
कहकर उसने किट्टी को उठाकर बेड पर लिटा दिया और जाने लगा तो किट्टी ने हाथ पकड़ लिया। एक्सेल ने सवालिया नज़रों से देखा, तो अभी तो कहाँ, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और मुझे इतने बड़े कमरे में डर लगता है। किट्टी की मासूमी भरी बात पर एक्सेल को हंसी आ गई। वो उसी के पास लेट गया तो वो उसकी बाहों में छुप गई। अगले दिन मुंबई में हर जगह हलचल मची हुई थी। पुलिस प्रशासन सच था, क्योंकि वो कोई भी दुर्घटना होने से बचना चाहते थे। सबको आज की होने वाली माफिया मीटिंग की खबर थी, और पर उच्च अधिकारी ही इसमें शामिल होने वाले हो तो क्या कोई एक्शन भी लेगा। एयरपोर्ट पर एक के बाद एक एक्सपेंसेस और लगभग हर देश से जेट लैंड हो रहे थे। अपने कमरे में अंश और वंश दोनों ही ब्लैक बिजनेस सूट में रेडी हो चुके थे। आंखें मलते हुए सोनू उठी और बेड पर ही खड़ी हो गई। वंश उसके पास गया तो वो सीधा उसके गोद में चढ़ गई और अपने पैर उसके कमर पे रखकर लेट गई। लगता तुम्हें अभी थोड़ी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अंश ने कहा तो वंश हंसने लगा। कुछ देर बाद तीनों कमरे से बाहर निकले। उसी समय किट्टी भी एक्सेल का कोट पीछे से पकड़े हुए बाहर आई। जैक भी बिल्कुल रेडी था और शैन को देखने जाने ही वाला था कि बाकी सब एक साथ दिख गए। मजबूरन उसे भी उनके पास ही जाना पड़ा। सब लोग एक साथ डाइनिंग टेबल नाश्ते के लिए जाकर बैठ, सिर्फ शैन को छोड़कर। डेविड, शैन कहाँ है? वंश ने पूछा। उसने कहा वो आज खुद आ जाएगा, डेविड ने जवाब दिया। तभी उन्हें शैन रेडी हुए नीचे आता दिखाई दिया, जो इस वक्त पूरी तरह माफिया बॉडीगार्ड वाले लुक में था। अपने कान में लगे ब्लूटूथ के जरिए वो सबको इंस्ट्रक्ट करते हुए आ रहा था। जैक अपने हाथ पर चेहरा टिकाए उसको देख रहा था। शैन, डैम, ये लड़का पागल करके मानेगा, अपने मन में कहकर जैक ने उसे देख आई विंक कर दी, तो शैन ने बिना किसी रिएक्शन के अपनी नज़रें फेर ली। शैन, तुम्हें आराम की ज़रूरत थी, डेविड सब संभाल लेता आज, अंश ने कहा। आई एम टोटली फाइन सर, कहकर वो डेविड के पास बैठ गया। अपने ऊपर जैक की नज़रें महसूस कर उसने डेविड को अपनी प्लेट का नाश्ता डालना शुरू कर दिया। ये देख जैक ने हाथ में पकड़े गिलास पर पकड़ मजबूत कर ली। डेविड होठों पर छोटी सी तिरछी मुस्कान थी, जो वो शैन को देख रहा था। नाश्ता करने के बाद सोनू और किट्टी दही शक्कर ले आई। मम्मा कहती थी कोई भी काम शुरू करने से पहले ये खाना चाहिए, किट्टी ने कहा, पर आज उसके होठों पर मुस्कान थी जिसे देख सब इमोशनल हो गए। उन्होंने सबको खिलाया। अंश और वंश ने सोनू के गाल पर किस किया तो मौका देख एक्सेल ने भी किट्टी को कर दिया। वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर अपने गाल पर हाथ रख उसे देख रही थी, तो एक्सेल ने अपनी नज़रें फेर ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैक ने एक मुस्कान के साथ शैन को देखा तो वो मुंह फेर कर बाहर निकल गया। बाकी सब भी चले गए तो घर में सोनू और किट्टी अकेली हो गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सोफे पर चढ़कर कूदने लगी। डेविड घर के बाहर ड्यूटी पर लग गया और बाकी सब निकल गए। एक्सेल अंश और वंश की गाड़ी में था और वंश की मेहरबानी से शैन जैक की कार में था। जैक का ध्यान आगे की सीट पर बैठे शैन की तरफ था। वहीं शैन पूरी तरह उसे इग्नोर कर फ़ोन में देख रहा था। सबसे पहले वो बस उसी जगह पहुंचे जहां सबको टॉर्चर किया जा रहा था। ऊपर कांच से उन्होंने देखा जो लोग भूख प्यास से पागल एक दूसरे को पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे, दीवारों पर अपना सर मार रहे थे। रात को जला देना जगह, अंश ने नेल्सन को कहा और सब वहां से निकल गए। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।